नापाक पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी उसका मुंह तोड़ और ईद का जवाब पत्थर से दिया। मुझे अपने प्रधानमंत्री मोदी पे बहुत गर्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी तेज, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज करेगा बुलंद। जल्द अलग अलग देशों के दौरे पर निकलेगा भारतीय डेलीगेशन। आईएमएफ ने पाकिस्तान को किया आगाह, भारत से तनाव बन सकता है आर्थिक संकट का कारण। भविष्य की किश्तों के लिए पाकिस्तान को पूरी करनी होगी आईएमएफ की 11 नई शर्तें। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अहमदाबाद में एएमसी की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, योजनाएं देंगी अहमदाबाद के विकास को नई गति। सेना के शौर्य और अदम्य साहस के सम्मान में उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश में उमड़ा जनसैलाब। आम और खास बढ़ चढ़कर हुए तिरंगा यात्रा में शामिल। देशभक्ति के गीतों और नारों से गूंजी फिजा। और नए पोप लियो 14 का शपथ ग्रहण समारोह। दुनिया भर से बड़े वैश्विक नेताओं समेत हजारों लोग हुए शामिल। पहली प्रार्थना सभा में पोप ने दिया विश्व शांति का संदेश। और आइए अब शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है और खास बात है कि इसको लेकर देश के सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। भारतीय डेलीगेशन की ये यात्रा 23 से 25 मई के बीच आरंभ होने की संभावना है। शशि थरूर की अगुवाई वाला दल 23 मई से अपना विदेश दौरा शुरू करेगा और 6 जून तक दौरा चलेगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृढ़ संकल्प। 7 टीमें, 59 नेता, 33 देश। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर दुनिया भर में करेंगे चर्चा। पाकिस्तान की खोलेगा पोल। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजने की तैयारी में है। यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आतंकवाद के विरुद्ध एकमत और दृढ़ रणनीति को दुनिया के सामने रखेगा। 7 हिस्सों में बटे इस प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व की जिम्मेदारी भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, डीएमके सांसद कनी मोई और एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के हाथ में है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जाएगा। वहीं सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में राजीव प्रताप रूडी, विक्रमजीत सिंह साहनी, मनीष तिवारी, अनुराग सिंह ठाकुर, लावू श्रीकृष्ण, देवरायलू, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन और सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं, जो मिस्र, कतर, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा के नेतृत्व में अपराजिता सारंगी, यूसुफ पठान, ब्रिजलाल, जॉन ब्रिटास, प्रदान बरुआ, डॉक्टर हेमंग जोशी, सलमान खुर्शीद और मोहन कुमार का प्रतिनिधिमंडल
इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर जाएगा। श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में बांसुरी स्वराज, E.T. मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, S.S. अहलूवालिया और सुजान चिनॉय UAE, लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन जाएंगे। वहीं रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में दुग्गीबती पुरंदेश्वरी, गुलाम अली खटाना, प्रियंका चतुर्वेदी, अमर सिंह, समिक भट्टाचार्य, MJ अकबर और पंकज सरन वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल UK, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क जाएगा। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शांभवी सरफराज अहमद, GM हरीश बालियोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद मुरली देवड़ा, तरनजीत सिंह संधू और तेजस्वी सूर्य शामिल हैं। कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में राजीव राय, मियां अल्ताफ अहमद, कैप्टन ब्रिजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक कुमार मित्तल, मंजीव सिंह पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं, जो स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस जाएंगे। 59 सदस्यों वाला ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने पर निशिकांत दुबे और प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है और मेरे लिए एक ऑनर का विषय है दैट मुझे ये मौका मिला है कि आज विश्व के पटल पे जो एक बड़ी मुहिम, डिप्लोमेटिक मुहिम शुरू करी जा रही है, जिसका कि मैं एक हिस्सा हूँ। पाकिस्तान एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने में माहिर है और हमेशा से करता रहा है। उसने दुनिया में एक फॉल्स नैरेटिव कायम किया और उसी को ब्रेक करने के लिए सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव एक होकर देश की बात करने दुनिया के सामने जा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की आवाज दुनिया के सामने बुलंद करने वाले 7 प्रतिनिधिमंडलों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री विदेश यात्रा पर जाने से पहले ब्रीफिंग देंगे। 7 प्रतिनिधिमंडलों को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेताना भी शुरू कर दिया है। IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए 11 नई शर्तें लागू की है और साथ ही भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा भी बताया है। IMF की एक ताज़ा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा या और बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं और इसका मतलब ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। IMF रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी वैश्विक छवि को बेहतर बनाए रखना होगा और इसके साथ ही पाकिस्तान से कड़े शब्दों में कहा है कि अगर आर्थिक सुधार चाहिए तो पारदर्शिता दिखानी होगी। IMF की ये रिपोर्ट 17 मई 2025 को जारी हुई है। भारत ने IMF से कहा था कि पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद की सख्त निगरानी होनी चाहिए ताकि इन पैसों का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए ना हो। भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान IMF से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल भारत में आतंक फैलाने वाले गुटों को समर्थन देने में कर सकता है। और अब बात तिरंगा यात्रा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में एक तिरंगा यात्रा में भाग लिया और उसका नेतृत्व भी किया, जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सशस्त्र बलों का सम्मान करने के लिए आयोजित की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की महत्वपूर्ण सफलता पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि
देश के वीर जवानों ने अपनी वीरता से ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खात्मे का पर्याय बना दिया है। इस ऑपरेशन की ऐतिहासिक सफलता पर जवानों के सम्मान में गांधीनगर लोकसभा में आयोजित तिरंगा यात्रा से लाइव। आगे अमित शाह ने गुजरात यात्रा के दौरान कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया और उन्होंने मेहसाणा जिले के गोजरिया क्षेत्र में के पटेल और मधुबेन के पटेल नर्सिंग कॉलेज के एक नए भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सहकारी संघ द्वारा आयोजित एक सम्मेलन को भी संबोधित किया। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत किया है, जिससे गरीबों, किसानों और वंचित लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना, पैक्स को मजबूत करना और डेयरी सहकारिता को नया जीवन देना जैसे कदम सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए हैं। दिल्ली में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई और इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने गर्मजोशी के साथ इस तिरंगा यात्रा में भाग लेकर भारतीय सशस्त्र बलों के पराक्रम और शक्ति को नमन किया। कोलकाता में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों ने सेना के शौर्य और बलिदान को नमन किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा और इस तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिक, स्थानीय लोग और भाजपा नेता भी शामिल हुए। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद निकाली जा रही तिरंगा रैली भारतीय सेना के शौर्य की गाथा जन जन तक पहुंचाने और उनके सम्मान के लिए पटना, बिहार में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। इंडिया पॉजिटिव संगठन ने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और इस यात्रा में कई राजनेताओं सहित जानी मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय रक्षा बलों के शौर्य और उनके पराक्रम के सम्मान में नागपुर के शहीद चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद तिरंगा रैली शुरू हुई और इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद देश की सेना और शहीद सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी क्रम में वाराणसी में हर उम्र के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें स्थानीय छात्राएं, पुलिस, हर उम्र की महिलाएं और पुरुष इसमें शामिल हुए। हाथ में तिरंगा और सेना के सम्मान का पोस्टर लेकर सबने गर्मजोशी के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए और ये तिरंगा यात्रा लंका से 80 घाट तक निकाली गई। देश भर में सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रोत्साहन के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जयपुर, राजस्थान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोगों ने तिरंगा फहराकर भारतीय सेना के शौर्य के प्रति प्यार का इजहार किया। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में आयोजित इस यात्रा में युवाओं और बुजुर्गों सहित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया। और ये थी तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई खबरें। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर के शीर्ष सूफियों और दरगाह मौलवियों के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। उन्होंने सीमा पर आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया और इसके लिए सरकार का आभार जताया। सूफी और दरगाह मौलवियों के प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर मंच पर भारतीय सशस्त्र बलों और सरकार का समर्थन करने का संकल्प लिया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा कुख्यात आतंकवादी सैफुल्ला खालिद की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मतली फलकारा चौक के पास वो मारा गया और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसे अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। सैफुल्ला नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल को संचालित कर रहा था और भारत में आतंकियों की घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और आर्थिक मदद जुटाने जैसे गंभीर कामों में सक्रिय था। सूत्रों के मुताबिक सैफुल्ला लश्कर के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा का करीबी सहयोगी था और 2006 में नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले में भी उसकी भूमिका थी। इसके अलावा वो रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हमले और आईआईएससी बेंगलुरु पर हमले की साजिश में भी शामिल था। पाकिस्तान को गुप्त सूचनाएं देने की आरोपी हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद पुरी के ग्रैंड रोड पर उसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिसमें वो श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास घूमती हुई नजर आई। ज्योति मल्होत्रा ने कथित तौर पर पुरी जगन्नाथ मंदिर पर ब्लॉग बनाया। ज्योति ने सितंबर 2024 में पुरी की यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति ने उसकी मदद की थी। ये भी पता चला है कि प्रियंका ने भी पहले पाकिस्तान के करतारपुर की यात्रा की थी, जिससे उसके बारे में भी संदेह पैदा हो गया है। जासूसी मामले में प्रियंका की संदिग्ध संलिप्तता पर पुरी के पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल ने बताया है कि हम दोनों आरोपियों के संबंधों और प्रियंका की करतारपुर यात्रा की जांच कर रहे हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेवाल ने ज्योति मल्होत्रा जासूसी मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपनी पहले लोकप्रियता बनाना और उसके बाद देश के खिलाफ जासूसी करना और देश की सेंसिटिव जानकारी दुश्मनों को देना, ये निश्चित रूप से बड़ा अपराध है। अब वक्त आ गया है जब सरकार को ज्योति मल्होत्रा जासूसी प्रकरण के बाद इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम कुछ भी परोसेंगे और देश उसे स्वीकार करेगा, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। असम सरकार और प्रमुख निवेशकों के बीच गुवाहाटी के श्रीमंत शंकर देव अंतर्राष्ट्रीय सभागार में समझौता ज्ञापन आदान प्रदान समारोह आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में हाल ही में संपन्न एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देना है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी कि सम्मेलन में 5.15 लाख करोड़ रुपए के आशय ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इनमें से 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों को आज व्यवहारिक रूप से लागू किया गया है। हम लोग जब इन्वेस्टमेंट सबमिट किए थे 5,15,000 करोड़ रुपए के इंटेंट मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट हम लोग साइन किए थे। आज 5,15,000 करोड़ का अंदर से ही 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पक्का हो गया है, कोई काम शुरू भी हो गया है। आज इकट्ठा हम लोग मिले, बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किए और साथ में हम उनको काम के लिए भी आगे जाने के लिए इंस्पायर किया। सितंबर अक्टूबर में मेरा लगता है कि और 30-40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मैच्योर्ड हो जाएगा। और वहीं बेंगलुरु में हुई भारी बारिश ने शहर के कई इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। कई रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया।
होरमावू इलाके में सबसे बुरा असर देखने को मिला है, जहां घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इलाके की सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक ठप हो गया और वाहन डूबते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने दक्षिण कर्नाटक, असम, मेघालय और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और इसके साथ त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय मौसम की अलग अलग परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। कुछ क्षेत्र में जहां लोगों को गर्मी से यहां पर राहत मिली है, तो कुछ जगह ऐसा भी है जहां पर तापमान 44 डिग्री के आंकड़े को पार कर गया है। मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप और केरल में 18 से 24 मई के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका जो है वो जताई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में 18 से 24 मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरापुर और नागालैंड, सिक्किम और असम के कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है और इसके साथ ही पंजाब और पश्चिम बंगाल में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत अधिक वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना जताई है और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 और 20 मई को ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 22 मई तक लू चलने का अनुमान जताया गया है। एक ऐसा देश जहां एक जीवन रक्षक दवा की कीमत 1 कप चाय से भी कम हो, ये अब कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत की नई पहचान बन रही है। पिछले 1 दशक में भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र दुनिया के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है। फिच ग्रुप के इंडिया रेटिंग्स के विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि मजबूत मांग और नए उत्पादों के कारण अप्रैल 2025 में फार्मा सेक्टर के राजस्व में 7.8% की सालाना वृद्धि होगी। वर्ष 2014 से 2024 तक का सफर इस सेक्टर के लिए केवल विकास की कहानी नहीं बल्कि बदलाव और आत्मनिर्भरता की मिसाल रहा है। भारत का विशाल दवा उद्योग वैश्विक स्तर पर मात्रा के लिहाज से तीसरे स्थान पर है। कभी विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया भर के जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। हर 5 में से 1 जेनरिक दवा भारत से दुनिया के किसी कोने तक पहुंचती है। भारत यूनिसेफ को टीकों की 60% तक सप्लाई करता है और WHO की डिप्थीरिया, टिटनेस, BCG जैसी वैक्सीन की वैश्विक मांग का बड़ा हिस्सा भी पूरा करता है। देश के भीतर फार्मा सेक्टर में बदलाव की सबसे बड़ी कहानी है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। आज देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, जहां दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 80% सस्ते मूल्य पर मिलती है। भारत सरकार की PLI यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं देश को उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर और मधुमेह की दवाओं का घरेलू निर्माता बना रही है। पेनिसिलिन जैसे कच्चे माल से लेकर MRI मशीनों तक का अब भारत में ही निर्माण हो रहा है, जो न सिर्फ आत्मनिर्भरता के लिए बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी महत्वपूर्ण है। वहीं गुजरात, हिमाचल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क्स और उन्नत रिसर्च लैब्स भारत को एक ग्लोबल फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। 2023 से 24 में इस सेक्टर का कारोबार 4.17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी सालाना 10% से ज्यादा की रफ्तार से ग्रोथ और विदेशी निवेशक भी पीछे नहीं है। अकेले पिछले साल 12,800 करोड़ रुपए का निवेश भारत के फार्मा सेक्टर में हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों तक नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जिनकी जान एक सस्ती दवा से बची है। ये उन हजारों युवाओं की कहानी है जिन्हें इस सेक्टर में रोजगार मिला, जिसमें वैज्ञानिकों से लेकर टेक्नीशियनों तक इसमें शामिल है। जैसे जैसे भारत अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है, फार्मा सेक्टर न सिर्फ देश की सेहत का प्रहरी बन रहा है बल्कि दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साथी भी है। भारत अब सिर्फ दवा नहीं बनाता, जीवन भी देता है और यही है उस आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान, जो इलाज करता है, नवाचार करता है और दुनिया का नेतृत्व करता है।
और वहीं एनसीसी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एनसीसी कैडेट्स की टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस दल में 5 लड़के और 5 लड़कियां सहित कुल 10 कैडेट, 4 अधिकारी, 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, 1 गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर और 10 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर शामिल थे। कैडेट्स को देश भर से चयनित किया गया था और उन्होंने कठोर प्रशिक्षण व चयन प्रक्रिया पूरी की। एवरेस्ट मिशन से पहले अभ्यास के लिए उन्होंने माउंट अबीगमिन पर चढ़ाई की थी और इसके बाद 15 कैडेट्स को सियाचिन बेस कैंप में तकनीकी और सर्दियों के प्रशिक्षण के लिए चुना गया, जिनमें से 10 को एवरेस्ट अभियान के लिए चयनित किया गया। कठिन मौसम और दुर्गम मार्ग के बावजूद कैडेट्स ने एवरेस्ट शिखर पर तिरंगा और एनसीसी ध्वज फहराया। इस अभियान को 3 अप्रैल 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से रवाना किया था। वर्ष 2013 और 2016 के बाद ये एनसीसी का माउंट एवरेस्ट पर तीसरा सफल अभियान है। और उधर वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में आज नए पोप लियो 14 का पवित्र अधिष्ठापन समारोह संपन्न हुआ और इस समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर के तमाम नेता वेटिकन सिटी पहुंचे। वहीं रोमन कैथोलिक चर्च के पूर्व पोप फ्रांसिस का पिछले महीने 21 अप्रैल को 88 साल की आयु में निधन हो गया था। उसके बाद 8 मई को कार्डिनल ने वोटिंग करके नए पोप के तौर पर लियो का नाम तय किया गया था और नए पोप लियो का असली नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है। कैथोलिक परंपरा के मुताबिक अधिष्ठापन समारोह के बाद नए पोप को एक धार्मिक वस्त्र और एक अंगूठी दी गई। ये उपहार नए पोप के पदभार ग्रहण करने का प्रतीक होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की अगुवाई में भारत के एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ने पोप लियो 14 के पवित्र अधिष्ठापन समारोह में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यंथुंगो पैटन भी इसमें शामिल थे और इस महत्वपूर्ण वैश्विक धार्मिक आयोजन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी अंतर धार्मिक जुड़ाव, समुदायों के बीच परस्पर सम्मान और होली सी के साथ कूटनीतिक जुड़ाव के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे संस्कृति विभाग के सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि हम ऐसे संग्रहालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे भारत का मतलब आगंतुकों को पता चल सके और उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति और इतिहास के कुछ हिस्सों को दिखाया नहीं गया है, जिससे कला प्रेमियों को रूबरू करवाना जरूरी है। इस अवसर पर परिक्रमण का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें आधुनिक कला के लिए प्रसिद्ध 9 कलाकारों की 8000 कलाकृतियों को डिजिटलाइज किया गया। साथ ही अभिनय की दुनिया से दास्तानगों के लिए मीना कुमारी और मधुबाला को याद किया गया। Museums have to be vibrant living spaces which actually interact with community and the artists on a continuous basis. It cannot be only a display area. It has to actually communicate with the community and also create an environment which is suitable for growth of art, suitable for knowledge dissemination, suitable for generating curiosity in the minds of students, in the minds of common visitors who visit. और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।